नमस्कार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अक्सर खबरों में नहीं रहते हैं और उनकी आदत भी इस प्रकार की नहीं है कि वो कुछ नए नए विवाद खड़ा करें और उसके बाद उन्हें खबरों में लोग फोकस करें। अभी देखिए, राजनाथ सिंह दिसंबर की शुरुआत में 2 दिसंबर को एक कार्यक्रम में गए थे वडोदरा। आप सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, उनका 150वीं जयंती इस समय मनाई जा रही है, यानी कि 150वीं जयंती इस समय मनाई जा रही है। और बड़ोदरा के सांथली गांव में 2 दिसंबर को एक कार्यक्रम हुआ, जहां पर सरदार पटेल की याद में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा, उनको उसी तरीके से कोट कर रहा हूं, कि जब पंडित नेहरू ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने का मुद्दा उठाया, तो अगर किसी ने इसका विरोध किया तो वह गुजराती मां की कोख से जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उस समय उन्होंने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी थी। उनका यह कोट अखबारों में छपा और इसके बाद एक जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई। इसको लेकर के कांग्रेस ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस ने कहा कि इसको लेकर के तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, एक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, और राजनाथ सिंह ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं और तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। यहाँ मैं ये बात अवश्य आपको बता दूं कि जो राजनाथ सिंह हैं, उनकी गांधी परिवार से ठीक ठाक करीबी रही है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई ऐसा नेता है जो गांधी परिवार से कम्युनिकेट कर सकता है तो वो हैं केवल और केवल राजनाथ सिंह। लेकिन राजनाथ सिंह का इस प्रकार से सीधे सीधे पंडित नेहरू पर कमेंट कर देना आश्चर्यजनक तो है ही। दरअसल इतिहास लोग जानते नहीं हैं। इतिहास जानने के लिए हमें पुराने तथ्यों को निकालना पड़ेगा, जो वास्तविकता है उसको हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। एक संदर्भ तो आपने सुना ही होगा कि सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार किया गया था, उसका पुनर्निर्माण किया गया था, तो उस समय पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उस कार्यक्रम में जाने वाले थे। और इस बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने ऐतराज जताया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो देश है वो सेक्युलर देश है, हमारे देश में सेक्युलर देश का जो राष्ट्रपति है उसे इस प्रकार से किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर गए थे। ये सब चीजें इतिहास में तथ्यात्मक रूप से लिखी गई हैं। मैं आपको उस घटना का भी बताऊंगा, और फिर जिस घटना के बारे में राजनाथ सिंह ने जिक्र किया उसका भी मैं ऐतिहासिक वर्णन आपको बताऊंगा। ये जो घटना है सोमनाथ मंदिर वाली, नवंबर 1947 में जूनागढ़ के भारत में विलय के बाद सरदार पटेल ने एनवी गाडविल के साथ सोमनाथ का दौरा किया था, और मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर पटेल ने घोषणा की थी कि भारत सरकार इस ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण करेगी। आप जानते हैं कि इसे जो विदेशी आक्रांता हैं उन्होंने बहुत तोड़ा फोड़ा था इसको। इसे उन्होंने केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि राष्ट्र के सम्मान की बहाली के रूप में देखा था। कैबिनेट ने शुरू में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और केएम मुंशी ने इस परियोजना की रूपरेखा भी तैयार कर ली थी। जब यह प्रस्ताव महात्मा गांधी के पास पहुंचा तो उन्होंने पटेल और मुंशी को सलाह दी कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए सरकारी खजाने का उपयोग नहीं करना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि मंदिर का निर्माण जनता के धन से होना चाहिए, न कि करदाताओं के यानी कि टैक्स पेयर्स के पैसे से। सरदार पटेल ने गांधी जी की इस बात को स्वीकार कर लिया और इसके बाद एक सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए नवानगर के जाम साहब, और धन संग्रह किया गया। 1949 के अंत तक जनता से लगभग 25-30 लाख रुपए एकत्र कर लिए गए थे। सरकार ने धन नहीं दिया, लेकिन सरकारी मशीनरी ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिसे लेकर नेहरू असहज थे। और इसी बात में जब मई 1951 में मंदिर का उद्घाटन होना था तो नेहरू ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखकर सलाह दी कि वे समारोह में शामिल ना हो। नेहरू का तर्क था कि एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के प्रमुख को किसी विशेष धर्म के धार्मिक अनुष्ठान में आधिकारिक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। नेहरू ने उस समय के जितने भी मुख्यमंत्री थे उन सबको भी पत्र लिखा था और कहा था कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए और सरकारी समारोहों को धार्मिक समारोहों से नहीं जोड़ना चाहिए।
सोमनाथ का जो मंदिर का ये कार्यक्रम था, ये इस बात का उदाहरण था कि इसमें सरकारी धन का एक पैसे का भी उपयोग नहीं किया गया। जनता से चंदे के माध्यम से पैसा एकत्र किया गया और उसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। अब अयोध्या का किस्सा मैं आपको बताता हूं, जिसका संदर्भ राजनाथ सिंह ने लिया है। और राजनाथ सिंह ने इसका संदर्भ इसलिए लिया कि ये मुद्दा कायदे से 1947 के बाद ही उभरना शुरू हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जिस घटना का उदाहरण राजनाथ सिंह ने दिया है, अगर वो घटना नहीं हुई होती तो शायद आज राम मंदिर अयोध्या में नहीं बन पाता। मैं आपको बताता हूं कि वहां पर घटना क्या हुई थी और उस घटना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये घटना के पीछे सूत्रधार कौन थे। देखिए, हुआ यह था कि ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार 22-23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई थी और इसका मुख्य श्रेय बाबा अभिराम दास को जाता है। इसके मुख्य सूत्रधार थे बाबा अभिराम दास, जो निर्वाणी अखाड़ा के एक साधु थे। उन्हें बाद में राम जन्मभूमि उद्धारक के रूप में भी जाना गया। उस रात अभिराम दास अकेले नहीं थे और जो इसके साक्ष्य और जो रिसर्च है इसकी, वो ये बताती है कि उनके चचेरे भाई इंदु शेखर झा और युगल किशोर झा भी उनके साथ थे। दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस, जो बाद में राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा बने, वो भी इस योजना का हिस्सा थे। लेकिन कुछ विवरणों के अनुसार वे ठीक उस समय मंदिर के अंदर नहीं गए थे जब मूर्तियां वहां पर रखी जा रही थी, लेकिन वे इस पूरी योजना के योजनाकारों में से एक थे। 22 दिसंबर 1949 की रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच अभिराम दास और उनके सहयोगियों ने बाबरी मस्जिद की दीवार फांदकर गार्ड की मदद से अंदर प्रवेश किया। उन्होंने मुख्य गुंबद के नीचे रामलला, जो भगवान राम का बाल रूप है, उसकी मूर्ति स्थापित कर दी और अगली सुबह यह प्रचार किया गया कि 23 दिसंबर को, यानी कि वहां पर भगवान राम प्रकट हुए हैं। उसके बाद भारी भीड़ पूजा के लिए उमड़ पड़ी। इस बारे में 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या के थाने में कांस्टेबल माता प्रसाद ने एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि रात में 50-60 लोगों ने ताला तोड़ा, दीवार फांदी और मस्जिद को अपवित्र करते हुए मूर्तियां वहां पर रख दी। फैजाबाद के तत्कालीन, ये अयोध्या फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, फैजाबाद के उस समय के जो डीएम थे के नैयर और सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह की भूमिका इसमें हमेशा संदिग्ध मानी जाती रही। सरकारी कागजों में भी ऐसा ही लिखा गया है। प्रधानमंत्री नेहरू और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, गोविंद वल्लभ पंत, उनके आदेशों के बावजूद वहां के डीएम के नैयर ने यह कहते हुए मूर्तियों को हटाने से इनकार कर दिया कि इससे दंगे हो सकते हैं और मूर्तियों को हटाने से पहले मुझे हटाना होगा। इसके बाद परिणाम स्वरूप हुआ यह कि मस्जिद को अटैच कर लिया गया, कुर्क कर लिया गया और वहां ताला लगा दिया गया। लेकिन एक पुजारी को मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति दे दी गई, जिससे मस्जिद वास्तविक रूप से डिफेक्टो एक मंदिर में बदल गई, यानी कि मस्जिद बंद हो गई और मंदिर वहां पर खुल गया। यह घटना बड़ी ऐतिहासिक घटना है दोस्तों, और इसी घटना का ऐतिहासिक संदर्भ राजनाथ सिंह ने अपनी बात में कहा है। देखिए, राजनाथ सिंह के इस बयान को लेकर मैं आपको और डिटेल में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आखिरकार हुआ क्या था। देखिए, सरदार पटेल की बेटी थी मणिबेन पटेल, वो सरदार पटेल की निजी सचिव भी थी और उनके बारे में कहा जाता है कि वो सरदार पटेल की डे बाय डे की एक्टिविटीज को नोट किया करती थी डायरी में, और उन्हीं की जो डायरी थी उस डायरी को लेकर के एक किताब बनी। उस किताब का नाम था समर्पित पड़छायो सरदारनो। उस किताब का हिंदी में अनुवाद भी हुआ और उसे संपादित किया गया प्रभा चोपड़ा द्वारा। उस किताब का नाम रखा गया इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणि पटेल 1936 to 50। इसी किताब का हवाला राजनाथ सिंह ने दिया है, जो प्रभा चोपड़ा वाली किताब है जो अनुवाद की गई है, और सुधांशु त्रिवेदी ने भी, जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, इसी किताब का हवाला देते हुए यह बात कही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से इतने आहत हो गए थे कि उन्होंने ये कहा सरदार पटेल से कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया कि वहां पर मस्जिद का, ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़फोड़ कर दी गई और वहां पर अब उस मस्जिद के हिस्से को हमें फिर से निर्माण कराना चाहिए, उसकी रिकंस्ट्रक्शन हमें करानी चाहिए। लेकिन सरदार पटेल ने इसका विरोध किया। सरदार पटेल ने कहा कि सरकार को किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर का उदाहरण सामने था। उन्होंने कहा कि वहां पर जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को ऐसे के ऐसे ही रहने देना चाहिए, और इस बारे में
सरदार पटेल के जो बात से जो है वो नेहरू जी तो परेशान थे। उन्होंने ये कहा कि मैं अयोध्या के घटनाक्रम से परेशान हूं और आशा करता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से इस मामले में रुचि लेंगे। और उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को जो एक टेलीग्राम भेजा, उसका मैं स्क्रिप्ट बता रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वहां एक खतरनाक उदाहरण स्थापित किया जा रहा है जिसके बुरे परिणाम होंगे। नेहरू चाहते थे कि स्टेटस को बहाल की जाए, अर्थात मूर्तियों को हटाया जाए और मस्जिद को उसके पूर्व स्वरूप में लाया जाए। पटेल ने भी पंत को पत्र लिखा और कहा कि किसी भी एक तरफा कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि पटेल अधिक व्यवहारिक थे और उनका मानना था कि चूंकि मूर्तियां रख दी गई हैं और हिंदू जनभावनाएं उग्र हैं, इसलिए बलपूर्वक मूर्तियों को हटाना उचित नहीं होगा। और उन्होंने सुझाव दिया कि मामले को आपसी सहिष्णुता की भावना से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। इस बारे में जो संवाद है दोनों के बीच में, उस संवाद का जिक्र उस किताब में किया गया है और इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का प्रश्न भी उठाया, लेकिन सरदार पटेल ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। उन्होंने नेहरू से कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रश्न बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था और इसी बात ने नेहरू को चुप करा दिया। अब जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, वो गुजराती पुस्तक है जो समर्पित पड़छायो सरदारनो, उसके पेज नंबर 212 और 13 का उदाहरण देते हैं कि उसमें ऐसा नहीं लिखा गया था और वहां पर कोई नई मस्जिद बनाने की बात नहीं की गई थी, बल्कि इसी मस्जिद को रिपेयर करने की बात कही गई थी। लेकिन अगर इसी मस्जिद को रिपेयर करने की बात कही गई थी तो वो भी सरकारी पैसे से कैसे की जाती है? जयराम रमेश को यह भी समझना चाहिए कि सरकारी पैसे से रिपेयर भी किसी मंदिर या मस्जिद की नहीं की जाती है, तो फिर बाबरी मस्जिद की क्यों की जाती? और मैं आपको बताता हूं कि नेहरू जी की हिंदुओं के बारे में सिंपैथी शून्य थी। हिंदुओं के साथ उन्हें बिल्कुल लगाव नहीं था। वो कभी मंदिर नहीं जाते थे। स्मोकिंग करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, और पाश्चात्य सभ्यता में लंदन में पढ़े लिखे बड़े हुए और उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता को ही अडॉप्ट किया था। मैं नहीं जानता कि वो कभी मंदिर गए हों। उनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने साउथ के मंदिरों के बारे में लिखा है। साउथ के मंदिर आप जानते हैं कि सबसे खूबसूरत और सबसे भव्य है। साउथ के मंदिरों के बारे में उनकी जो राय थी वो मैं आपको बताता हूं, मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में से ही निकाला है। दक्षिण भारत के मंदिर अपनी सुंदरता के बावजूद विकर्षित, रिपेल करते हैं और वे दमनकारी, ऑप्रेसिव हैं। वे मेरी आत्मा को दबाते हैं, वे मुझे उठने नहीं देते और मुझे अंधेरे गलियारों में नीचे रखते हैं। मुझे सूर्य और हवा पसंद है। नेहरू को आधुनिक कहा जाता है कि वो मॉडर्न सोच के थे और हिंदू विरोधी थे, इसमें कोई शक नहीं है। उनके सारी किताबें पढ़ लीजिए, सारे उनके काम आप देख लीजिए। उन्हें ताजमहल तो बढ़िया लगता था। इसके अलावा चंडीगढ़ जैसे शहर उनके ड्रीम थे कि चंडीगढ़ जैसा शहर बनाया जाए, एकदम अत्याधुनिक। और साथ ही दक्षिण के मंदिरों को जो है वो उनकी जो विशालता थी, उनमें जो हर मंदिर में गर्भगृह थे, उनको लेकर, अंधेरे को लेकर वो परेशान हो जाते थे और कहते थे कि ये सब जो इसमें दिखाया जाता है ये पुरानी दुनिया के प्रतीक हैं, इसमें नया कुछ नहीं है और ये जाति व्यवस्था से भरे हुए और रूढ़िवादी मंदिर लगते हैं उनको। और सूर्य और हवा की बात जो वो कर रहे हैं उससे उनका मतलब ये था साइंस और लॉजिक, विज्ञान और तर्क की बात करते थे। इसके अलावा बनारस के मंदिर आपने देखे होंगे, बनारस की गलियां बड़ी तंग गलियां हैं, उन संकरी गलियों की भी नेहरू जी आलोचना करते थे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे में आपको मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किस्सा पूरा सुना ही दिया है। देखिए, कांग्रेस के जो ये दावे हैं, कांग्रेस ने ये दावा कह के खारिज किया राजनाथ के बयान को, ये कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल करके आया हुआ है। लेकिन जो तथ्य हैं उन्हें आप झुटला नहीं सकते। तथ्य यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का जब कुछ हिस्सा टूट गया था उस समय 1949 में, तो नेहरू जी ने उसको पुनर्निर्माण करने की ऑफर की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर आज की तारीख में ये बात राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि नेहरू जी बाबरी मस्जिद को दोबारा बनवाना चाहते थे, इससे तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए। राहुल गांधी तो इस समय कांग्रेस को मुस्लिम लीग बनाने में लगे हुए हैं। मुसलमान तो खुश हो जाएंगे कि देखिए नेहरू जी के समय से बाबरी मस्जिद के प्रति कांग्रेस कितनी सजग थी, कितनी अलर्ट थी, इस बात से वो खुश हो जाएंगे। लेकिन जयराम रमेश उदाहरण दे रहे हैं गुजराती किताब का, जो तथ्यात्मक रूप से जिसका कोई प्रमाण भी उन्होंने दे दिया, और उदाहरण दे रहे हैं कि साहब उसमें नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों, हकीकत बात यही है कि दरअसल नेहरू जी उस घटना को सरकार की विफलता मानते थे
और इसलिए उनके मन में यह था कि जितना हिस्सा भी तोड़फोड़ की गई है उसको मैं फिर से दोबारा बनवाऊं। सरदार पटेल का तर्क था कि जब बहुसंख्यकों का यानी हिंदुओं का जो मंदिर बना था उस पर सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया तो अल्पसंख्यकों की मस्जिद पर आप पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं। बीजेपी और उसके जो सहयोगी संगठन हैं, उसके जो नेता हैं, उन लोगों ने एक काम तो बढ़िया कर दिया है कि ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि सरदार पटेल हिंदूवादी थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है मोदी ने उनकी याद में, जो सबसे बड़ी मूर्ति है सरदार पटेल की, और एक तरीके से सरदार पटेल को कैप्चर कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और साथ ही साथ ये स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त की है भारतीय जनता पार्टी ने कि सरदार पटेल हिंदूवादी सोच रखते थे, जबकि नेहरू की जो सोच थी वो मुस्लिम तुष्टीकरण की थी और वो जिसे कहते हैं ना कि एक पाश्चात्य सभ्यता से रंगे हुए प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस के पास देखिए अब मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हाथ मलने के अलावा कुछ बचता नहीं है और राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की दुखती हुई रग पर हाथ रखा है। कांग्रेस इससे तिलमिला गई है और बुरी तरीके से परेशान हो गई है। आप सब जानते हैं कि 2 दिसंबर को राजनाथ सिंह का बयान आया और 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी 1992 में। तो ये 4 दिन पहले ही बयान आया और 4 दिन से ये सुर्खियों में खूब बना हुआ है। मुझे लगा कि इस बयान के पीछे के जो तथ्य हैं, इस बयान के पीछे के जो फैक्ट्स हैं, वो आप सब तक पहुंचाए जाने जरूरी हैं, जिससे कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो पिछले 20-25 साल में बड़ी हुई है, उस जनरेशन को भी पता लगे कि इस देश में होता क्या रहा है, इस देश में जो राजनीतिक सेटअप रहा है मोदी दौर से पहले, वो किस प्रकार का एक तरफा रहा है और तुष्टीकरण वाला रहा है। तो संडे स्पेशल को बनाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि किसी खास मुद्दे को लिया जाए जिसमें हम ऐसे पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आएं जिसके बारे में आज की जनरेशन नहीं जानती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कम से कम 5 लोगों को रिकमेंड कीजिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगले रविवार को आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।